सर अस्थमा और स्मोक रिलेटेड रेस्पिरेटरी जो इशू होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे जैसे इस खित्ते के अंदर स्मोक है, धुंध है या गर्दो गुबार हैं, तो इसके आपके लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं? ये जो स्मोकिंग है, ये जो स्मॉग है, इसमें ये धुआं जो है, यहाँ लगता है कि लाहौर शहर में ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी पिछले चंद दिनों से। जी। ये एजाज़ तो बड़ी शर्म के मकाम है, और ये हम लोग अपने बच्चों की, अपने बुज़ुर्गों की, सबकी सेहत से खेल रहे हैं। और ये जो स्मोक है ये लेके जाता है, ये आपके लंग में ब्रोंकाइटिस करता है। ठीक। और ये जो लंग्स के जो सेल्स हैं, जब एक दफ़ा उनको डैमेज हो जाए तो जब लंग सेल को हील करता है, वो नॉर्मल नीमोसाइट उसको कहते हैं, वो सेल रिप्लेस नहीं करता, वो इररिप्लेसेबल है। सर। वो जब रिप्लेस करता है फाइब्रोब्लास्ट के साथ, उस फिर लंग में स्कारिंग हो जाती है, तो आपकी लंग कैपेसिटी कम होती जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके से लंग्स के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और ये है कि ओवर टाइम ये लंग कैंसर भी इससे बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा है जो ख़वातीन सिर्फ खाना पकाती थी बंद कमरों में लकड़ी जला के, उनके भी लंग कैंसर होता है। मैंने देखा हमारे यहाँ से मरीज़ गए हैं अमेरिका, जिन्होंने कभी ख़वातीन हमारे यहाँ सिगरेट पीती भी नहीं, उनमें भी कैंसर है। उसे कहते हैं एडनोकार्सिनोमा यूजुअली। वो ओल्डर एज में हम उनको कैंसर देख रहे हैं, और स्कार कार्सिनोमा है। तो वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हम देखेंगे अगले 20-30 साल में लंग कैंसर का नंबर भी इंक्रीज़ होगा। ठीक हो गया। सर हमने देखा कि जैसे वेदर चेंज होता है ना, तो डिफरेंट किस्म की वैक्सीनेशन लगाई जाती है, तो दमा या फ्लू या इस तरह की जो वैक्सीनेशन होती है वो भी प्रोटेक्ट करती हैं आपकी पल्मोनरी सिस्टम को? जिन लोगों को सांस की ज़्यादा तकलीफ़ है, उनको जो विंटर में इन्फ्लुएंज़ा इन्फेक्शन होती है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन हर साल अवेलेबल होती है। सर। तो वो एक वैक्सीन है, वो हर जिसको भी एज़मा है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या एम्फीज़ीमा है, उनको लगानी चाहिए। ठीक है ना। वो वेदर चेंज होने से पहले यूजुअली सितंबर अक्टूबर में अवेलेबल होती है। और एक और इन्फेक्शन है बड़ा कॉमन, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। उसकी अब वैक्सीन अवेलेबल है। पहले ये हम समझते थे कि सिर्फ बच्चों को होता है, लेकिन अब अडल्ट को भी उतना इन्फेक्शन हो जाती है। तो उसकी अभी वैक्सीन अवेलेबल हुई है पिछले 2 साल से। तो वेस्ट में और मे भी चाइना में भी वो वैक्सीन हर 5-6 साल के बाद लगेगी, लेकिन इस वक्त अभी आई है, तो अभी हमें पता नहीं कि कितनी दफ़ा लगानी है, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर हर एल्डरली जो 65 साल से ज़्यादा उम्र है या जिनके क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है या लंग डिजीज़ है, उन सब को लगानी चाहिए। ठीक है ना। सर टाइप ऑफ एज़मा ये कितनी टाइप्स का होता है, और दमे के जो मरीज़ हैं वो इसको किस तरह समझें? कुछ लोगों को एज़मा जो है ना, वो एक है जो लोगों को एलर्जी है। जो एलर्जी है उसमें किसी चीज़ से भी एलर्जी हो सकती है। घरों के अंदर डस्ट माइट है, एक छोटा सा कीड़ा है, वो हमें नज़र नहीं आता, वो डस्ट में रहता है। वो जब वो मरता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं ना, वो हवा में जाते हैं। तो डस्ट माइट एलर्जी बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ ज़रा खुले मकान हैं, लेकिन फिर भी आप तो बहुत यहाँ पे घर भी तंग हैं, और लोग एक छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, हवा नहीं है। पुराने घरों में रोशनदान थे, नॉर्मल हवा चलती थी, अब वो भी क्लीन तो बंद हो गया। तो डस्ट माइट कॉमन एलर्जन है। उसके अलावा बहुत सारी एलर्जीज़ हैं लोगों को। बिल्ली से जो उसका हेयर है, उसका डेंडर हम कहते हैं, उससे लोगों को बहुत एलर्जी होती है। कुछ लोगों को डॉग से एलर्जी है, कुछ लोगों को पोलन से एलर्जी है। तो जो एलर्जी का अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे किस चीज़ से आपको एलर्जी है, उसको अवॉइड करना सबसे बेहतर है। और दूसरा ये है कि ब्लड टेस्ट कराएं। जो इसका भी एस्मा है, उसमें एक सिंपल CBC है, जिसे कहते हैं ब्लड काउंट एंड डिफरेंशियल। और उसमें हाई लेवल एसिनोफिल्स का है, तो वो एसिनोफिलिक एस्मा है, तो वो भी एलर्जी की तरफ डायरेक्ट करता है। और एक ब्लड के अंदर एक केमिकल सा बनता है, से इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई स्पेसिफिकली एलर्जी के मरीजों का होता है। उसमें आप कैट के लिए टेस्ट कर सकते हैं, डॉग के लिए टेस्ट करते हैं, पोलन के लिए टेस्ट करते हैं, डस्ट माइट के लिए टेस्ट, तो आप किसी भी चीज़ का टेस्ट करते हैं तो एलर्जी पैनल कहते हैं। अगर आपका है तो उस चीज़ को अवॉइड करें। अब नई दवाइयाँ निकली हैं जिनको एसिनोफिलिया है, और जो दूसरे सर्टन केमिकल्स लंग में आते हैं, वो इस वक्त हम पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं, कि ज़रा महंगी हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले 7-8 साल में जब पेटेंट एक्सपायर होगा तो यहाँ पे मिलेंगी। उन दवाइयों से बहुत बेहतर हो रहा है। को जो एज़मा है, इट्स ए कैस्केड।
ठीक। जो आपके लंग्स के सेल्स हैं ना, वो जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उनसे बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं। उसमें एक ल्यूकोट्राइन है, उसकी दवाई सिंगुलर यहाँ पे अवेलेबल है इस वक्त। लेकिन जो बहुत सारे केमिकल्स हैं, इंटरल्यूकन्स हैं, इंटरल्यूकन 13, 14, 3 और 4 सर और बहुत सारे केमिकल्स हैं। अब उनकी दवाइयाँ निकल आई हैं, ठीक उनको है। इंजेक्शन लगाना पड़ता है हर महीने, हर 2 हफ्ते बाद। वो एज़मा, एक्जीमा जिसको स्किन की बीमारी है, और एलर्जिक रेनाइटिस, ये सब रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। जो नाक से लेकर लंग्स तक वो जो लाइनिंग है वो सिमिलर है। ठीक तो है। ये बड़ी कॉमन बीमारियाँ हैं। लेकिन अब इनकी और भी, अब इनके इंजेक्शन भी अवेलेबल हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन के, एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन दवाइयाँ हैं, वो इंजेक्शन हैं। लेकिन ये इस तरह अब अस्थमा का पता लग जाता है कि किस किस्म का आपको अस्थमा है। ठीक सर, चेस्ट इन्फेक्शन रिलेट करती है स्लीप एपनिया के साथ? नहीं, अनलाइकली। जब भी आपको ब्रोंकाइटिस है या इन्फेक्शन हो या गला आपका ख़राब है, उस वक्त आप स्लीप एपनिया की जो CPAP मास्क पहनना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो उस वक्त लोग अवॉइड करते हैं। बट यूजुअली जो स्लीप एपनिया की मशीन है, हम कहते हैं कि मास्क, ट्यूबिंग, फ़िल्टर को हर दूसरे दिन साबुन वाले पानी के साथ धोएं और क्लीन रखें, तो उससे लंग में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। लेकिन स्लीप एपनिया और इन्फेक्शन का वैसे तो कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आपका टॉन्सिल्स बड़े हैं, इन्फेक्शन है, वो छोटे बच्चों में टॉन्सिलाइटिस और बड़े टॉन्सिल्स भी सांस को रुकवाते हैं। अब देखें, अगर आपका बच्चा उसके टॉन्सिल्स बहुत बड़े हैं, तो यूजुअली स्कूल में वो कहते हैं ये ध्यान नहीं देता, इसको अटेंशन डेफिसिट है। तो ये आप उसका चेक कराएं उनको, ENT वालों को। अगर टॉन्सिल्स बड़े हैं या एडिनॉइड्स बड़े हैं, तो उसका सांस रुकता है रात को। जब वो सांस रुकता रहे तो वो सुबह को उसकी नींद पूरी नहीं होती, तो वो स्कूल में डिस्टर्ब करता है क्लासों में, और वो अटेंशन नहीं है। तो लोगों को ये समझनी है कि ये बच्चे का कसूर नहीं है कि इट्स नॉट ए गुड स्टूडेंट, इट्स बेसिकली उसकी रात की नींद ही नहीं पूरी हो रही। और यहाँ पे हमने देखा है कि अब खाने पीने की अफरात हमारे यहाँ जो वेल ऑफ लोगों में ज़्यादा है, वो अपने बच्चों को बहुत सारे गलत खाने खिला रहे हैं, और बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो बहुत मोटे हो गए हैं, और जो वेल ऑफ लोगों के बच्चे हैं, उनको स्लीप एपनिया भी अक्सर कॉमनली हो गया। तो बच्चों की उम्र से ही स्लीप एपनिया शुरू हो जाता है। ठीक सर, एज़मा के जो पेशेंट हैं, इनका ख़ानदान में एज़मा ट्रेवल करता है? कि कुछ एजमेटिक्स हैं जिनमें कुछ प्रॉबली दे हैव फैमिलियल रिलेशंस, बट कुछ लोगों को कुछ एलर्जीज भी हैं, बट इट्स नॉट ए जेनेटिकली डिजीज़। तो ये है कि एज़मा चाइल्डहुड में भी है, फिर जो मिडिल एज पे लोगों को किसी इन्फेक्शन के बाद एज़मा हो जाता, तो इट्स नॉट टिपिकली एजमेटिक एज सच। अब जो है ना, कई घरों में, जैसे कराची में कॉकरोचेज़ अच्छे खाते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती, तो वहाँ पे लोगों को कॉकरोचेस से एलर्जी है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा हैं, उससे भी लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो इट्स ऑल एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड।